देखो यहाँ पर लेसन जो 7 है ना, सुनो यहाँ से हम लोग लेसन 7, ठीक है, 7, 8 और 9 नहीं, फिर 10 और 11, ये 4 लेसन है, ये हम लोग का लॉन्ग टाइप में आएगा। किसमें आएगा? लॉन्ग टाइप में। फिक्स है कि इसमें 15 मार्क्स का क्वेश्चन हम लोग का एग्जाम में आने का चांस है। और इसका फॉर्मेट भी, ये फॉर्मेट नहीं है, ये छोटा फॉर्मेट है, कभी एक लॉन्ग फॉर्मेट भी लिखाएंगे। तो देखो समझो अच्छा से, सबसे पहले क्या लिखता है कि हम लोग का जो पढ़ना है सिंगल या यूनिट कोस्टिंग या तो आउटपुट कोस्टिंग। फिर से सुन लो, चैप्टर का नाम सिंगल कोस्टिंग भी हो सकता है, यूनिट कोस्टिंग भी हो सकता है और आउटपुट कोस्टिंग भी हो सकता है। ठीक है, यूनिट या आउटपुट कोस्टिंग क्या है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, वैसे थ्योरी लिख दिए हैं, इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक सामान का कितना दाम पड़ा, ठीक है, एक सामान का कितना दाम पड़ा वो हम लोग इसमें निकालते हैं। ठीक है, एक सामान का कितना दाम पड़ा वो हम लोग इसमें क्या करते हैं, निकालते हैं। टोटल कॉस्ट में से टोटल यूनिट से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हम लोग का एक यूनिट का आ जाएगा। वही चीज थ्योरी में लिखा हुआ है कि यूनिट या आउटपुट कोस्टिंग इज दैट मेथड ऑफ द कोस्टिंग इन विच कॉस्ट आर असर्टेन पर यूनिट। ये चैप्टर में हम लोग को यही चीज सीखना है कि एक यूनिट का कितना हम लोग का पड़ता है। ठीक है, अब सुनो यार ध्यान से, जैसे एक छोटा सा फॉर्मेट लिखे हैं, मटेरियल कंज्यूम कैसे निकालेंगे, कोई सामान बना रहे हैं उसमें कितना मटेरियल लगा। तो देखो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, जितना हम लोग के पास से ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल होगा। सेकेंड, परचेज जितना किए होंगे, जितना डायरेक्ट एक्सपेंसेस है मटेरियल से रिलेटेड, जैसे याद रखना ये कैरीज, ऑक्ट्राइड, डायरेक्ट एक्सपेंसेस सब जोड़ देंगे यार, जो आएगा उसमें से माइनस क्या क्या करेंगे, तो जो क्लोजिंग स्टॉक बच गया है, या तो हम जो सामान जो एक मटेरियल बेच दिए हैं, या तो जो बेकार हो गया है, या तो एबनॉर्मल वेस्टेज हो गया, बेकार हो गया है, ठीक है, या तो डिफेक्टिव मटेरियल, कुछ मटेरियल डिफेक्ट हो गया है तो किसी अदर जॉब में उसको भेज दिए हैं। मतलब जितना मटेरियल जाएगा सब बचेगा, और जितना मटेरियल हम लोग का जाएगा सब लेस, और जितना मटेरियल पहले से और खरीदेंगे और जितना एक्सपेंसेस करेंगे मटेरियल पर वो हम लोग का यहाँ होगा। ठीक है, अब इसके बाद बता रहे तुम लोग का पूरा एक बड़ा फॉर्मेट, ठीक है, जो कि हम लोग का, अब देखो एक बार हम लोग उतना बड़ा बनाएंगे, लेकिन प्रत्येक क्वेश्चन उतना बड़ा फॉर्मेट का जरूरत नहीं पड़ेगा, छोटा छोटा सब दिया। जैसे इसी में देखो कितना टॉपिक दिया हुआ है, तो सबको एक ही क्वेश्चन में सब टॉपिक नहीं दे देगा, किसी में सिर्फ कैरीज और क्लोजिंग स्टॉक रहेगा, किसी में परचेज और ट्रांसफर टू मटेरियल अदर जॉब रहेगा। तो मतलब फॉर्मेट एक साथ हम लोग पूरा लिख दे रहे, तो इसको लिख लो अच्छा से। देखो यहाँ पर ध्यान से, सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग का ना इस चैप्टर में स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट है। ये जो फॉर्मेट देख रहा है इतना लंबा चौड़ा, ये तुम लोग को टेंडर प्राइस में भी काम देगा। किसमें काम देगा, टेंडर प्राइस में। तो तुम ध्यान से देखो, यहाँ पर एक स्टेप करके क्लियर करवा दे रहे हैं। देखो सबसे पहला स्टेप देखो, एक करके याद करना, पहले देखो यहाँ तक याद करना है। इसे जब हम लोग बनाएंगे ना, तो सबसे पहले मटेरियल कंज्यूम निकालेंगे, सबसे पहले क्या निकालेंगे, नंबर स्टेप बाय स्टेप चल रहा है। सबसे पहले देखेंगे ओपनिंग स्टॉक आरएम मतलब रॉ मटेरियल कितना दिया, परचेज कैरेज जोड़ देंगे, इसमें से क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर देंगे। ठीक है, स्क्रैप ऑफ मटेरियल सोल्ड रहेगा तो माइनस कर देंगे। ठीक, जो आएगा हम लोग को कहलाएगा मटेरियल कंज्यूम, पहला स्टेप क्लियर। ठीक है, हम लोग का पहला स्टेप क्लियर हो गया। दूसरा स्टेप, मटेरियल के बाद तुरंत जोड़ेंगे डायरेक्ट वेजेज और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट वेजेज और डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट वेजेज में क्या है, एबनॉर्मल आइडियल टाइम, खैनी बनाने वाला जो बेकार में व्यर्थ हो जाता है, टॉयलेट जाने वाला। 10 लेबर लगाता है तो क्या होता है बताओ, 10 बार टॉयलेट जाएगा, तो मान के चलो 55 मिनट ही जा रहा है, तो 50 एक मिनट 8 घंटा में 1 घंटा गया। 10 मिनट खैनी बना रहा है तो समझो 2 घंटा गया, तो सबको बोलते हैं एबनॉर्मल आइडल टाइम। वो सब रहेगा तो क्या कर देना, माइनस कर देना। उसके बाद देखो तब मटेरियल कंज्यूम में हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्ट वेज और डायरेक्ट एक्सपेंसेस जोड़ देंगे, तो हम लोग का क्या आएगा, ये हम लोग का 1 स्टेप में आए, प्राइम कॉस्ट, मूल लागत। ठीक है, तब हम लोग को सबसे पहले याद रखना कि प्राइम कॉस्ट में क्या क्या ऐड होता है, पूरा अच्छा समझो। प्राइम कॉस्ट में हम लोग का क्या क्या ऐड होता है, तो मटेरियल और डायरेक्ट एक्सपेंसेस जोड़ देते तो हम लोग का क्या आता है, प्राइम कॉस्ट। अब तुरंत दिमाग में ऐसे लगाना कि प्राइम कॉस्ट के बाद तुरंत फैक्ट्री में जितना खर्चा हुआ, ओवरहेड मतलब खर्च, फैक्ट्री में जितना खर्चा होता है वो जोड़ना। तब देखो हम बहुत सारा कम लिखे, तुम लोग का बुक में देखो, तुम लोग का बुक में बहुत सारा दिया हुआ है, लेकिन हम बहुत कम करके लिखे कि पहले मेन फॉर्मेट को हम लोग याद कर लेंगे। ठीक है, जैसे फैक्ट्री ओवरहेड में क्या खर्चा होता है, इनडायरेक्ट वेजेज, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, कोल गैस वाटर, क्वार्टर वेस्ट, लुब्रिकेंट ऑयल, खिंचाई, हॉलेज मतलब खिंचाई होता है, वर्क एक्सपेंसेस। एक चीज और बता देते हैं, जो भी एक्सपेंसेस में फैक्ट्री लग गया, ठीक है, जो भी एक्सपेंसेस में फैक्ट्री लग गया तो वो समझ जाना वो किस में जाएगा, फैक्ट्री ओवरहेड में। किस में जाएगा, फैक्ट्री। इसमें देखो हम एक बार पढ़ देते हैं इसमें क्या क्या दिया हुआ है। इनडायरेक्ट वेजेज, फैक्ट्री रेंट है, रिपेयर ऑफ मशीन है, डिप्रिसिएशन ऑन मशीन, मान लो मशीन सब पर डिप्रिसिएशन होता है वो भी हम लोग का फैक्ट्री ओवरहेड में जाएगा। कोल गैस एंड वाटर, स्टोर, लाइटिंग एंड हीटिंग, इलेक्ट्रिक पावर,
उसके बाद फैक्ट्री इंश्योरेंस हम बोले जिसके आगे फैक्ट्री लग गया वो फैक्ट्री ओवरहेड में ही जाएगा। उसके बाद लूज टूल्स, वर्क स्टेशनरी, ऑयलिंग, क्लीनिंग, ये सब कहाँ खर्च होता है? ऑयल क्लीनिंग सब कहाँ खर्च होता है? फैक्ट्री में ना। वर्कमैन से रिलेटेड कोई भी खर्चा रहेगा तो इसमें जाएगा। और कैंटीन एक्सपेंसेस ये सब सब दिया हुआ रहेगा, आपकी फैक्ट्री में खर्चा हो रहा है तो ये सब चीज हम लोग कहाँ लिखेंगे? यहाँ पर। अगर इसमें स्क्रैप सॉल्ट अगर कुछ रहेगा, कूड़ा कचरा अगर बेचेंगे, देखो अब स्क्रैप के बारे में दो बात बताते हैं। अगर मटेरियल लिखा रहेगा तो स्क्रैप में यहाँ माइनस करेंगे, अब मटेरियल नहीं लिखा रहेगा, सिर्फ लिखा रहेगा सेल्स ऑफ स्क्रैप, ठीक है। तो जब फैक्ट्री सब स्क्रैप हो जाता है उसको बेचेंगे तो हम लोग यहाँ माइनस कर सकते हैं, यहीं पर माइनस करके आगे बढ़ेंगे। देखो यहाँ पर उसके बाद ये अभी आएगा नहीं आंसर, अभी क्या करेंगे? अगर क्वेश्चन में वर्क इन प्रोग्रेस दिया, WIP मतलब होता है वर्क इन, अगर वर्क इन प्रोग्रेस दिया तो ओपनिंग जोड़ देंगे, क्लोजिंग क्या कर देंगे? माइनस। तो वर्क कॉस्ट ये हम लोग का बी नंबर आया, रकबकानेस नहीं होगा, इसको याद करना पड़ेगा। ए नंबर वर्क कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में क्या क्या जोड़ेंगे? मटेरियल, कंज्यूमर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो हम लोग आ जाएगा प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री का सब खर्चा जोड़ देंगे तो हम लोग का आ जाएगा वर्क कॉस्ट, ठीक है। अब वर्क कॉस्ट में सब हम लोग ऑफिस का खर्चा जोड़ेंगे, अब हम रूल से चलेंगे। ऑफिस का खर्चा कैसे जानेंगे? तो देखो सैलरी है ना, सैलरी दिया रहेगा, इंश्योरेंस दिया रहेगा, सैलरी एक्सपेंसेस, डायरेक्टर फी, ऑफिस स्टेशनरी, लीगल एक्सपेंसेस, बैंक चार्ज, ठीक है, सैलरी ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर, ऑडिट फी, स्टेशनरी, एस्टेब्लिशमेंट चार्ज, ऑर्डर फी, टेलीफोन एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस ऑफ ऑफिस बिल्डिंग, ट्रेड सब्सक्रिप्शन, ये सब ऑफिस का खर्चा है। तो हम लोग सब जोड़ देंगे, हम लिख दिए दो चार तो जो ज्यादा मिलेगा। तो वर्क कॉस्ट में अगर हम लोग ऑफिस का सब जोड़ देंगे तो हम लोग का आएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये स्टेप याद रखना है, पहले प्राइम कॉस्ट, फिर वर्क कॉस्ट, फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में अगर FG मतलब होता है फिनिश गुड्स, पहले से अगर मेरे पास बना बना सामान अगर पहले से भी है कुछ तो ओपनिंग रहेगा तो प्लस करेंगे, क्लोजिंग रहेगा तो माइनस करेंगे। तो ये हम लोग का आएगा डी नंबर, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, उसमें सेलिंग का एक्सपेंसेस सब जोड़ देंगे। सेलिंग एक्सपेंसेस मतलब बेचने से रिलेटेड, जैसे वेयर हाउस, बेड, डेप्ट, एडवर्टीजमेंट, कैरिज आउटवर्ड, फ्री सैंपल, ये सब चीज। तो हम लोग का ई नंबर आएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स। नंबर नहीं भी दे सकता, हम बताने के लिए ABCD दे रहे हैं, ठीक है, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। कॉस्ट ऑफ सेल्स में हम लोग का सेल्स दिया रहेगा, बीच का जो होगा वो हम लोग का प्रॉफिट क्या हो जाएगा? आंसर, ठीक। एक चीज याद रखना, ये तुम लोग का 15 मार्क्स में थ्योरी भी आता है और लिखा रहेगा कि आप फॉर्मेट दीजिए किसका? स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट का। ये हम स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट का दिए। आप कॉस्ट शीट क्या होता है? देखो कॉस्ट शीट का भी सेम फॉर्मेट होता है, जो हम लिखे हैं सेम फॉर्मेट होता है, लेकिन उसमें आउटपुट दिया हुआ रहता है। उसमें क्या दिया रहता है? आउटपुट। उसमें एक और कॉलम बनता है, उसमें पर यूनिट एक सामान का कितना दाम पड़ रहा है वो निकालना पड़ता है, ठीक है। तो कॉस्ट शीट दिया रहेगा तो डबल लाइन दे देना, एक अमाउंट का लाइन आएगा और एक यहाँ पर आ जाएगा कॉस्ट पर यूनिट, दो लाइन चलेगा साथ में, समझ गया? बस वही कॉस्ट शीट हुआ। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट में आउटपुट नहीं दिया रहता तो सिंपल ये फॉर्मेट हम लोग का, ये फॉर्मेट हम लोग का 2 चैप्टर में काम पड़ेगा, एक टेंडर प्राइस में और एक कॉस्ट शीट में, ठीक है। लिख लो अच्छा।